आज का ये वीडियो गागर में सागर है। अब आप कहेंगे गागर में सागर मतलब, देखिए, हम लोग अक्सर जब बातचीत करते हैं हिंदी में तो कुछ वाक्य हमारे सामने ऐसे बोल दिए जाते हैं जो हमारे लिए अपरिचित होते हैं। हमें ये पूछना पड़ता है कि भाई ये जो भी आपने कहा है इसका मतलब क्या था, मैं कुछ समझा नहीं। तो कई बार ऐसा होता है कि जो हमसे कहा जा रहा है वो मुहावरे के रूप में कहा गया हो या वो एक लोकोक्ति हो। अब ये मुहावरे क्या होते हैं और लोकोक्तियाँ क्या होती हैं? नमस्कार, आपका स्वागत है तिवारी एकेडमी में। और आज हम इस अध्याय में, जो कि हिंदी व्याकरण का एक अध्याय है, अध्याय 23 है, जिसका नाम है मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। इसमें हम आइडम्स और प्रोवर्ब्स के बारे में, यानी मुहावरे और लोकोक्तियों के बारे में विशेष रूप से जानेंगे। मेरी कोशिश रहेगी कि मुहावरे और लोकोक्तियों से संबंधित तमाम जानकारी, जितना कुछ भी लोकोक्ति और मुहावरे से जुड़ा हुआ है, वो सब कुछ आपको इस एक ही वीडियो में समझ में आ जाए। और बहुत सारे उदाहरण हैं जो मैंने इस पीडीएफ में शामिल किए हैं आपके समझने के लिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, देर नहीं करते। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, शुरुआत की लाइन से ही लिखा हुआ है कि जब कोई भी वाक्यांश, यानी वाक्य का कोई अंश कह लीजिए, या शब्द समूह अपना सामान्य अर्थ नहीं देता और विशेष अर्थ व्यक्त करने लगता है तो उसे मुहावरा कहते हैं और वाक्यांश के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके प्रयोग से भाषा में सरसता आ जाती है और इंटरेस्ट भी बढ़ जाता है, इसीलिए लिखा है कि रोचकता भी आ जाती है। मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रयोग से हास्य, क्रोध, घृणा, प्रेम, ईर्ष्या आदि भाव का भी प्रकट सरलतापूर्वक किया जा सकता है। लोकोक्ति और मुहावरों का प्रयोग करने से भाषा में इन गुणों की वृद्धि होती है। अब ये गुण कौन कौन से हैं? सबसे पहला है, वक्ता का जो आशय है वो कम से कम शब्दों में स्पष्ट हो जाता है। अब मैं आपसे ये कहता कि एक ही वीडियो में बहुत सारी जानकारियाँ दी हुई हैं जो आपके काम की हैं, इसलिए मैंने इसे सरल शब्दों में कहा, गागर में सागर है ये वीडियो। इसका मतलब है कि बहुत सारी विशद जानकारियाँ जो है आपको इस एक ही वीडियो में जानने, सीखने, समझने को मिल जाएगी। दूसरा है, वक्ता में हृदयस्थ भावों को कम से कम शब्दों में प्रकट करने की शक्ति उत्पन्न हो जाती है। भाषा सबल, सशक्त और प्रभाव उत्पादक बन जाती है। सबल भी बनती है, सशक्त भी बनती है और प्रभाव उत्पादक, यानी प्रभाव भी अपना जो है वो प्रकट करती है इसमें। ठीक है, तो समझते हैं। अब लोकोक्ति और मुहावरों का अर्थ, इनमें परस्पर अंतर है। क्या है, इसको पहले समझते हैं। सबसे पहले मुहावरा। मुहावरा एक अरबी भाषा का शब्द है। बात ध्यान रखेंगे ना आप कि ये अरबी भाषा का शब्द है और इसका शाब्दिक अर्थ होता है अभ्यास। हिंदी में यह शब्द रूढ़ हो गया है, जिसका अर्थ है लक्षणा या व्यंजना द्वारा सिद्ध वाक्य का प्रयोग करना। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, हिंदी में यह शब्द क्या हो गया है? रूढ़ हो गया है अब, और इसका अर्थ हो जाता है लक्षणा या व्यंजना द्वारा सिद्ध वाक्य का प्रयोग, जो किसी एक ही बोली या लिखी जाने वाली भाषा में प्रचलित हो और जिसका अर्थ प्रत्यक्ष अर्थ में विलक्षण हो। अब ये इतने भारी भरकम शब्द आपको जो दिखाई दे रहे हैं वो इसलिए हैं क्योंकि आप हिंदी भाषा प्रेमी हैं और हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं, तो इसलिए आपको ये शब्दों से जो है आप कह लीजिए कि परिचय आपका हो रहा है ना। तो यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ है कि प्रत्यक्ष अर्थ से ये विलक्षण है, यानी जिनका सामान्य लक्षण नहीं है। अब लोकोक्ति मतलब, यह शब्द दो शब्दों से बना है। लोक, उक्ति, यानी किसी क्षेत्र विशेष में कही हुई बात। लोकोक्ति किसी प्रासंगिक घटना पर आधारित होती है। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के शब्दों में मानवीय ज्ञान के चोखे और चुभते हुए सूत्र, जिनसे बुद्धि और अनुभव की किरणों से सदा फूटने वाली ज्योति प्राप्त होती है, लोकोक्तियाँ कहलाती हैं। अब क्या करना है हमें? मुहावरों और लोकोक्तियों का वाक्यों में प्रयोग देखना है। भाई देखे तो कि इनका प्रयोग वाक्यों में किस तरह से किया जाता है। तो साधारण रूप से देखा जाता है कि मुहावरे और लोकोक्तियों का अर्थ और वाक्य में प्रयोग पूछे जाने पर छात्र इसका अर्थ तो बता देते हैं, लेकिन वाक्य में प्रयोग उचित प्रकार से नहीं कर पाते। कई बार त्रुटियां हो जाती हैं, भूल हो जाती है, गलती हो जाती है। मुहावरे और लोकोक्ति के प्रयोग में हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमारे वाक्य प्रयोग से उनका अभी बिल्कुल स्पष्ट जो अर्थ है वो हो जाए। सामान्य रूप से छात्र किसी भी मुहावरे आदि के पूर्व में मैं, तुम या किसी व्यक्ति का नाम रखकर वाक्य को पूरा कर देते हैं। इस प्रकार का प्रयोग उचित तथा अर्थ को स्पष्ट करने वाला नहीं होता। जैसे एक है, आंख में धूल झोंकना, यानी धोखा देना। तुमने उसकी आंखों में धूल झोंक दी। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, सबसे पृथक काम करना। इसमें लिख दिया वह अपनी खिचड़ी अलग पकाता है। अब ये जो उदाहरण है इसमें मुहावरों का अर्थ ही स्पष्ट नहीं हो रहा। इनके स्थान पर शुद्ध अर्थ और पूर्ण वाक्यों का प्रयोग किया जाना चाहिए। यहाँ कुछ मुहावरे और उनके प्रयोग दिए जा रहे हैं। अब आप समझ पाएंगे कि कैसे इनका जो
अर्थ है वो पूर्ण रूप से यहाँ पे प्रकट होता है। जैसे अंग अंग मुस्कुराना यानी बहुत प्रसन्न होना। अब यहाँ पे इसका अर्थ इस तरह से पूरा होगा कि परीक्षा में सर्वप्रथम आने पर उसका अंग अंग मुस्कुरा रहा था। देखिए यहाँ पर अंग अंग मुस्कुराने का जो अर्थ है वो कितनी सरलता से और कितनी आसानी से यहाँ पे प्रकट हो गया है ना। इसके बाद में लिखा है अंगूठा दिखाना यानी साफ इनकार करना। हमें पूरा विश्वास था कि सेठ जी भूकंप पीड़ितों के लिए अधिक धन देंगे, लेकिन उन्होंने तो सहायता के नाम पर अंगूठा दिखा दिया। यानी यहाँ पर सेठ जी ने साफ इनकार कर दिया सहायता करने से। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हैं ना कि हमें वाक्यों में प्रयोग किस तरह से करना चाहिए मुहावरों का। अगला मुहावरा है आग बबूला होना। इसका मतलब होता है अत्यधिक क्रोध करना। इसके अर्थ में लिखा है नौकरानी से टी शर्ट टूट जाने पर मालकिन एकदम आग बबूला हो गई, इस तरह से, यानी क्रोधित हो गई। फिर है अंधे की लकड़ी। इसका अर्थ होता है एकमात्र का सहारा होना। कुणाल के माता पिता की दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के बाद वह अपने दादा दादी के लिए अंधे की लकड़ी के समान है, यानी वो अपने दादा दादी का एकमात्र सहारा है, इस तरह से। अगला लिखा है अंग अंग ढीला होना, यानी बहुत थक जाना। पढ़ते पढ़ते मेरा अंग अंग ढीला हो गया। आगे लिखा है अक्ल पर पत्थर पड़ना, कुछ समझ में नहीं आना। मतलब जैसे लिखा है श्री कृष्ण ने दुर्योधन को बहुत समझाया कि पांडवों को राज्य में उनका हिस्सा दे दो, मगर उसकी अक्ल पर तो पत्थर पड़ गए थे। इसके बाद में लिखा है अगला वाक्य कि आसमान से बातें करना, यानी बहुत ऊंचा होना। हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियां आसमान से बातें करती हैं। आगे लिखा है आँख का तारा, यानी बहुत प्यारा। अच्छा बच्चा माता पिता की आँख का तारा होता है ना। आगे लिखा है आंखें बिछाना, यानी सत्कार करना। नेहरू जी जहाँ भी जाते थे जनता उनके लिए आंखें बिछाए खड़ी रहती थी। फिर लिखा है अड़ंगा डालना, यानी रुकावट डालना। अब इसके बारे में लिखा है कि वर्तमान समय में प्रत्येक मनुष्य इतना स्वार्थी हो गया है कि वह दूसरों की प्रगति में अड़ंगा डालने से नहीं चूकता, यानी रुकावट डालने से नहीं चूकता। आप देख रहे हैं किस तरह से एक एक अर्थ जो है वो प्रकट हो रहा है मुहावरे का प्रत्येक वाक्य में। फिर एक और मुहावरा आपने सुना होगा आंखें खुलना, यानी होश आना। इसका अर्थ इस तरह से दिया हुआ है कि जब तक नरेश जुए में सब कुछ हार नहीं गया तब तक उसकी आंखें नहीं खुली, इस तरह से। फिर आगे लिखा है आंखें पथरा जाना, यानी आश्चर्यचकित रह जाना। दुर्घटना में घायल नयनतारा को मौत से लड़ते देख माँ की आंखें पथरा गई, इस तरह से। फिर है आटे में नमक। आपने अक्सर सुना होगा कि आटे में नमक जितना झूठ चलता है ना, इस तरह से। अब देखिए क्या लिखा है पहलवान को उसके शरीर के अनुसार खुराक चाहिए। आधा लीटर दूध तो उसके लिए आटे में नमक के बराबर है, यानी आटे में जितना नमक मिलाते हैं ना जो पता ही नहीं चलता, उस तरह से। फिर है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, यानी अपनी प्रशंसा स्वयं करना, खुद की तारीफ। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने वाले का सम्मान धीरे धीरे कम हो जाता है। भाई अगर आप अपनी ही तारीफ करते रहेंगे तो लोग तो आपको सुनना बंद कर देंगे ना। बिल्कुल। आगे है अक्ल के घोड़े दौड़ाना, हवाई कल्पनाएं करना। जैसे परीक्षा में सफलता परिश्रम करने से ही मिलती है, केवल अक्ल के घोड़े दौड़ाने से नहीं कि ऐसा हो जाएगा, वैसा कर लेंगे, फिर ये हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। हमें मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि मेहनत करने से ही सफलता प्राप्त होती है। मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। फिर है आस्तीन का सांप। इसका अर्थ होता है कपटी मित्र, यानी प्रदीप से अपनी व्यक्तिगत बात मत कहना, वह आस्तीन का सांप है, सभी बातें गुरुजी को बता देता है। इसके बाद लिखा है ईंट से ईंट बजाना, यानी युद्ध करना। तुम मुझको कमज़ोर मत समझो, समय आने पर ईंट से ईंट बजाने के लिए भी तैयार हूँ, इस तरह से। फिर है ईद का चांद होना, यानी कभी कभी दर्शन होना। रोहित बहुत दिनों बाद अपने मित्र से मिला, इस पर मित्र ने कहा कि तुम तो ईद का चांद हो गए हो, यानी कभी कभी नजर आते हो। फिर है ईंट का जवाब पत्थर से देना, यानी दुष्ट का जवाब दुष्टता से देना। दुष्ट लोगों के साथ अहिंसा से काम नहीं चलता, उनकी हर ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ता है। आगे लिखा है आग उगलना, यानी गोले बरसाना। भारतीय सेना सीमा पर आग उगल रही है। फिर है आ बैल मुझे मार, यानी जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। उसका स्वभाव ही बन गया है आ बैल मुझे मार, इस तरह से। इधर उधर की हाँकना, यानी व्यर्थ की बकवास करना। वह तो दिन भर इधर उधर की हाँकता रहता है, किसी भी काम को पूरा नहीं करता, इस तरह से। फिर अगला मुहावरा है उंगली उठाना। इसका अर्थ होता है आरोप लगाना। जब इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे तो ऐसे करेंगे कि वह तो निरक्षर है,
उसे गीता पाठ करवाने का प्रयास तो उल्टी गंगा बहाने के समान है। अब यहाँ पे उल्टी गंगा बहाना, इसका मेरे ख्याल से जो है अर्थ दे दिया गया है, थोड़ा सा टाइपो हो गया, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ठीक है। इसका अर्थ आरोप लगाना, मतलब भाई अब रमेश की बातों पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए, उसका तो काम ही दूसरों पर उंगली उठाना है, यानी आरोप लगाना। इस तरह से उल्लू बनाना यानी मूर्ख बनाना। आजकल के नेता जनता को उल्लू बनाकर चुनाव जीत जाते हैं। फिर है 19-20 का अंतर, यानी बहुत कम अंतर। नेहा और श्रेया दोनों ही मेरी मित्र हैं, उन दोनों बहनों के स्वभाव में 19-20 का अंतर है। ऊँट के मुंह में जीरा, यानी बहुत कम मात्रा में कोई वस्तु देना। जैसे राजेश प्रतिदिन 10 रोटियां खाता है, उसे 2 रोटियां देना तो ऊँट के मुंह में जीरा देने के समान है। फिर है एड़ी चोटी का जोर लगाना, यानी पूरा जोर लगाना। पाकिस्तान चाहे एड़ी चोटी का जोर लगा दे, किंतु भारत पर हावी नहीं हो सकता। इसके बाद है 1 और 1 11 होना, यानी संगठन में शक्ति। मिलकर काम करने से हमेशा सफलता मिलती है, क्योंकि 1 और 1 11 होते हैं। कलेजे पर सांप लौटना, यानी ईर्ष्या से जलना। अपने बड़े भाई की सुख समृद्धि देखकर रमेश के कलेजे पर सांप लौटने लगे। फिर है कोल्हू का बैल, यानी अत्यंत परिश्रमी होना। मजदूर रात दिन कोल्हू के बैल की तरह जुटे रहने पर भी भरपेट रोटी खा नहीं सकते। इसके बाद लिखा है कान का कच्चा होना, जो झूठी शिकायत पर ध्यान देता, उसके लिए ये मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमारा नया अफसर कान का कच्चा है, अतः उससे सावधान रहना। इसके बाद लिखा है कान पकना, यानी ऊब जाना या परेशान होना। उसकी बड़ी बड़ी बातें सुनकर मेरे तो कान पक गए हैं। फिर है काम तमाम कर देना, यानी मार देना। सैनिक ने एक ही गोली से शत्रु का काम तमाम कर दिया। इसके बाद है कठपुतली बनना, यानी दूसरों के इशारों पर नाचना। इसका वाक्यों में प्रयोग करेंगे तो कैसे लिखेंगे कि आजकल कई देश अमेरिका की कठपुतली बने हुए हैं। एक अगला मुहावरा है कान पर जूं तक न रेंगना। भाई इसका अर्थ होता है तनिक भी प्रभाव ना होना। इसका वाक्यों में प्रयोग कैसे होगा? सभी ने रावण को समझाया, परंतु उसके कान पर जूं तक न रेंगी। फिर अगला है खून खौल उठना, यानी अधिक क्रोधित होना। इसका वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे? नौकरों को सामान लुटाते देखकर उसका खून खौल उठा। एक और मुहावरा है खिल्ली उड़ाना, यानी मजाक उड़ाना। इसका वाक्य में अर्थ होगा बड़े बूढ़ों की खिल्ली उड़ाना ठीक नहीं होता। फिर अगला है खाक में मिलाना, जिसका अर्थ होता है नष्ट भ्रष्ट करना। अर्थ इस प्रकार होगा भयंकर बाढ़ के कारण अनेक गांव खाक में मिल गए। फिर एक है खरी खोटी सुनाना, यानी बुरा भला सुनाना। राकेश चोरी करते हुए पकड़ा गया तो उसकी मां ने उसे खूब खरी खोटी सुनाई, इस तरह से। फिर एक मुहावरा है खटाई में पड़ना, यानी काम में रुकावट आना। चुनाव में ड्यूटी लग जाने के कारण मेरा हरिशंकर की बहन की शादी में जाना खटाई में पड़ गया है। अगला है खाक में मिलना, यानी नष्ट होना। बम विस्फोट से कुछ ही दिन पूर्व निर्मित 3 मंजिला भवन खाक में मिल गया। फिर है खून का प्यासा, यानी कट्टर शत्रु। जमीन को लेकर हुए झगड़े के बाद में दोनों परिवार एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। फिर है खून पसीना एक करना, यानी बहुत परिश्रम करना। आईआईटी की परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए खून पसीना एक करना पड़ता है। फिर है खाक छानना, यानी मारा मारा फिरना। अब देखिए, बेरोजगार होने के कारण आजकल वह खाक छानता फिर रहा है। फिर है ख्याली पुलाव पकाना, यानी कल्पना में डूबना। इसमें लिखा है कि समीर पढ़ता तो है नहीं कक्षा में, प्रथम आने के ख्याली पुलाव पकाता रहता है, इस तरह से। फिर अगला है गागर में सागर भरना, यानी संक्षेप में बड़ी बात कह देना। कभी बिहारी ने अपने दोहों में गागर में सागर भर दिया है, इस तरह से। फिर अगला मुहावरा है गिरगिट की तरह रंग बदलना, यानी सिद्धांतहीन होना, जिसका कोई सिद्धांत नहीं है। आजकल के नेताओं को गिरगिट की तरह रंग बदलना आता है, कोई एक सिद्धांत है ही नहीं उनका। फिर है गुड़ गोबर करना, यानी सब किया कराया बर्बाद कर देना। इसका अर्थ है मैंने इतने परिश्रम से यह चित्र बनाया था, तुमने उस पर पानी डालकर सब गुड़ गोबर कर दिया। अगला वाक्य है यानी मुहावरा है गले का हार, यानी बहुत प्रिय। इसका वाक्य में अर्थ किस प्रकार से होगा? अजीत की पत्नी ने अपने सास ससुर की इतनी सेवा की कि वह उसे अपने गले का हार कहने लगे। गले मढ़ना, यानी जबरदस्ती काम देना। नेहा स्वयं तो पिक्चर चली गई और यह कपड़ों का ढेर धोने के मेरे गले मढ़ गई है। इसके बाद है गीदड़ भभकी, यानी कोरी धमकी देना। तुमसे जो बनता है कर लो, मैं तुम्हारी गीदड़ भभकियों से डरने वाला नहीं हूं। फिर है गर्दन झुकना, यानी लज्जित होना। बेटे के अनुत्तीर्ण हो जाने पर
प्रोफेसर नेहा की गर्दन झुक गई। घी के दिए जलाना यानी खुशियां मनाना। जब मिश्रा जी का प्रमोशन हुआ तो उनके घर घी के दिए जलाए गए। घड़ों पानी पड़ना यानी शर्मिंदा होना। परीक्षा में असफल हो जाने पर उस पर घड़ों पानी पड़ गया। फिर है घाव पर नमक छिड़कना, दुखी को और दुखी करना। जनता पहले से ही महंगाई के बोझ तले दबी है, सरकार ने टैक्स बढ़ाकर उसके घाव पर नमक छिड़क दिया। फिर है घाव हरा होना यानी कष्ट याद आना। आदित्य की पुण्यतिथि ने रंजना के घाव हरे कर दिए। फिर है घर में गंगा बहना यानी घर में सुविधा होना। तुम तो गणित अपने भाई से पढ़ लिया करो, घर में ही गंगा बह रही है तो बाहर भटकने का क्या लाभ है, इस तरह से। फिर है घोड़े बेचकर सोना यानी निश्चिंत होना। अपनी पुत्री के हाथ पीले करके सतपाल घोड़े बेचकर सो गया, इस तरह से। घुटने टेकना, इस मुहावरे का अर्थ होता है हार मानना। हमें जीवन में आने वाली परेशानियों के सामने घुटने नहीं टेकने चाहिए, अपितु उनका डट कर मुकाबला करना चाहिए। फिर है चिकना घड़ा होना यानी निर्लज्ज होना। वह पूरा चिकना घड़ा है, उस पर आपकी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर है चादर से बाहर पैर पसारना यानी आमदनी से अधिक खर्च करना। चादर से बाहर पैर पसारने वाले को सदा कष्ट उठाने पड़ते हैं, इसलिए सदा अपने व्यय पर नियंत्रण रखो। फिर है चकमा देना यानी धोखा देना। वह दुकानदार को चकमा देकर माल ले गया। फिर है चार चांद लगाना यानी प्रतिष्ठा बढ़ाना। परमाणु परीक्षण करके भारत के वैज्ञानिकों ने देश की प्रतिष्ठा में 4 चांद लगा दिए। फिर है चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना यानी घबरा जाना। परीक्षाएं निकट आते ही पढ़ाई न करने वाले विद्यार्थियों के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगती हैं। फिर है चुल्लू भर पानी में डूब मरना यानी बहुत लज्जित होना। ऐसा कुकर्म करने पर तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। फिर है चैन की बंसी बजाना यानी सुख से रहना। संतोषी मनुष्य का जीवन चैन की बंसी बजाते हुए व्यतीत होता है। फिर है चूल्हा न जलना यानी रोटी न पकना। घर में लड़ाई हो जाने के कारण रमेश के घर में 2 दिन से चूल्हा भी नहीं जला। फिर अगला है छाती पर मूंग दलना यानी अत्यंत कष्ट देना। इसका अर्थ है माँ ने नाराज होकर बच्चों से कहा कि मेरी छाती पर मूंग दलते रहोगे या कुछ पढ़ोगे लिखोगे भी। इसके बाद अगला है छठी का दूध याद कराना यानी बहुत अधिक कष्ट देना। पहलवान रामफल ने अखाड़े में बड़े बड़े पहलवानों को छठी का दूध याद करा दिया। फिर है छक्के छुड़ाना यानी बुरी तरह हराना। शिवाजी ने औरंगजेब की सेना के छक्के छुड़ा दिए थे। छाती पर सांप लौटना यानी ईर्ष्या होना। सीमा जब भी नई साड़ी पहनती है तो उसकी देवरानी की छाती पर सांप लौटने लगता है। जान पर खेलना यानी स्वयं को संकट में डालना। सच्चे वीर न्याय के लिए अपनी जान पर भी खेल जाते हैं। इसके बाद है जान के लाले पड़ना यानी प्राणों को संकट में डालना। देशभक्त तो देश की रक्षा करने में जान पर खेल जाते हैं। इसके बाद है झक मारना यानी व्यर्थ समय गंवाना, विवश होना। तुम कब से बैठे झक मार रहे हो, जाकर स्नान क्यों नहीं करते। फिर है टेढ़ी खीर यानी कठिन काम। गंगा नदी को पैदल पार करना टेढ़ी खीर है। फिर है टांग अड़ाना यानी दखल देना। तुम मेरे काम में क्यों टांग अड़ा रहे हो। इसके बाद है टस से मस न होना, जरा भी न हिलना। लड़के वाले अपनी दहेज की मांग से टस से मस न हुए। फिर है ठोकरे खाना यानी दुख उठाना। मेरे भाग्य में बस ठोकरे खाना ही लिखा है। दांत पीसना यानी क्रोधित होना। विकेट कीपर द्वारा कैच छोड़ने पर बॉलर दांत पीस कर रह गया। इसके बाद है दाने दाने को तरसना यानी बहुत अभावग्रस्त होना। जब बुरा समय आता है तो धनी व्यक्ति भी दाने दाने को तरस जाते हैं। फिर है दाग लगना यानी कलंक लगना। इसका अर्थ ऐसे होगा, उसे कोई पसंद नहीं करता क्योंकि उसके चरित्र पर दाग लगा है। फिर है दिल टूट जाना यानी निराश हो जाना। इसमें आप लिखेंगे कि कक्षा में फेल हो जाने पर उसका दिल टूट गया। इसके बाद अगला मुहावरा है दांत खट्टे करना, मतलब होता है बुरी तरह पराजित करना। इसका वाक्यों में अर्थ इस प्रकार है कि शिवाजी ने मुगलों की सेना के दांत खट्टे कर दिए। एक मुहावरा है दांतों तले उंगली दबाना। इसका अर्थ होता है आश्चर्यचकित होना। इसका वाक्य में अर्थ इस प्रकार से है कि महारानी लक्ष्मीबाई के रण कौशल को देखकर अंग्रेज दांतों तले उंगली दबा गए। इसके बाद अगला मुहावरा है दाल न गलना यानी युक्ति में सफल न होना। इसका वाक्य में प्रयोग ऐसा होगा कि अधिकारी के सामने जब क्लर्क की दाल न गली तो वह निराश होकर लौट गया। अगला मुहावरा है दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करना यानी लगातार तरक्की। इसका अर्थ होगा अपने परिश्रम और लगन के कारण मोहन कपड़े के व्यापार में दिन दूनी और रात चौगुनी उन्नति कर रहा है। इसके बाद अगला मुहावरा है दुम दबाकर भाग जाना या डर कर भाग जाना। इसका अर्थ इस प्रकार होगा
बिल्ली को अपनी ओर आता हुआ देखकर चूहा दुम दबाकर भाग खड़ा हुआ। इसके बाद अगला मुहावरा है धुन का धनी यानी लगन का पक्का। धुन के धनी हमेशा सफल होते हैं। इसके बाद है नाक में दम करना यानी तंग करना, और इसका वाक्य में प्रयोग होगा शरारती बच्चों ने नई अध्यापिका के नाक में दम कर दिया। फिर है नाको चने चबाना यानी बहुत परेशान करना। भारतीय सैनिकों ने दुश्मनों को नाको चने चबा दिए। फिर है नींद हराम करना यानी सताना। क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश सरकार की नींद हराम कर दी। अगला मुहावरा है पौ फटना यानी दिन निकलना। पौ फटते ही पक्षी चहचहाने लगते हैं। फिर एक अगला मुहावरा है पैरों तले जमीन खिसकना। इसका मतलब होता है एकदम स्तब्ध रह जाना। अगर इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे तो क्या करेंगे कि अपने पति की मृत्यु का समाचार सुनते ही सीता के पैरों तले जमीन खिसक गई, इस तरह से। फिर एक और मुहावरा है पीठ दिखाना। इसका अर्थ होता है हार कर पीछे हटना। इसका अर्थ वाक्यों में कैसे करेंगे कि प्रयोग करेंगे, युद्ध के मैदान में पीठ दिखाना कायरों का काम होता है। इसके बाद अगला मुहावरा है पांचों उंगली घी में होना यानी लाभ होना, मतलब फायदा होना। सुरेंद्र के पुत्र की नौकरी भी लग गई और पति को पदोन्नति भी मिल गई, उसकी तो पांचों उंगलियां घी में है। इसके बाद है पोल खोलना यानी भेद खोलना। पत्रकारों का काम ही है सबके सामने नेताओं के कारनामों की पोल खोलना। फिर है फूला न समाना यानी बहुत खुश होना। कक्षा में प्रथम आने पर नेहा फूली न समाई। फिर है बाल बाल बचना यानी मुश्किल से बच जाना। रेल दुर्घटना में महेश बाल बाल बच गया। फिर है माई का लाल यानी बहादुर बेटा। न जाने कितने माई के लाल हैं जो देश की आज़ादी के लिए शहीद हो गए। फिर है मुंह मोड़ना यानी विरक्त होना। स्वामी विवेकानंद ने युवा अवस्था में ही सांसारिक सुख साधनों से मुंह मोड़ लिया। फिर है मिट्टी में मिल जाना यानी व्यर्थ हो जाना। नालायक औलाद ने गुंडागर्दी करके अपने पिता की इज्जत मिट्टी में मिला दी। मुंह की खाना यानी हार जाना। पाकिस्तान ने सदा भारतीय सेना से मुंह की खाई है। फिर है मुंह फुलाना यानी नाराज हो जाना। इसका अर्थ है नेहा को आजकल न जाने क्या हो गया है, जरा जरा सी बात पर मुंह फुलाकर बैठ जाती है। फिर अगला है क्या रात दिन एक करना यानी निरंतर प्रयत्न करना। आयुष ने अपना व्यापार चलाने के लिए रात दिन एक कर दिया। लट्टू होना यानी मुग्ध होना। डाकू खड़क सिंह सुल्तान की चाल पर लट्टू हो गया। फिर है लोहा सेना यानी डटकर मुकाबला करना। भारत की आज़ादी के लिए भारतीयों ने अंग्रेज़ों से डटकर लोहा लिया। फिर है हवा से बातें करना यानी बहुत तेज़ दौड़ना। महाराणा प्रताप का चेतक हवा से बातें करता था। फिर है हाथ मलते रह जाना यानी पछताते रह जाना। परीक्षा की पूरी तैयारी कर लो वरना हाथ मलते रह जाओगे। फिर है होश उड़ना यानी डर जाना। आयकर अधिकारी को अपने दल के साथ घर में देखकर आयुष के होश उड़ गए। फिर है लोकोक्तियाँ। अभी हमने मुहावरे देखे और उनके वाक्यों में प्रयोग देखे, अब हम लोकोक्तियों की बात करेंगे। देखिए क्या होता है, मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर है। मुहावरा वाक्यांश होता है, इसका प्रयोग वाक्य में किया जाता है, लेकिन लोकोक्ति का ऐसा नहीं है, वह प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है। मुहावरा वाक्य का अंग होता है, लेकिन लोकोक्ति का अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है। आप कहेंगे उदाहरण से भी समझाइए, तो देखिए उदाहरण है कुछ, अंत भले का भला यानी अच्छे काम का परिणाम भी अच्छा होता है। अब इसका कैसे लोकोक्ति का प्रयोग होगा, सारी जिंदगी मोहन ईमानदारी से नौकरी करता रहा, इसी कारण आज उसके पास सब कुछ है। सच ही कहा है, अंत भले का भला। आप देख रहे हैं इसमें जो अर्थ है, जो प्रयोग है, वो वाक्य के अंत में किया गया, यानी लोकोक्तियों का प्रयोग वाक्य के अंत में होता है लगभग। अब आगे क्या लिखा है देखो, अंधा क्या चाहे दो आंखें यानी अभीष्ट की प्राप्ति। इसका अर्थ कैसे होगा, देखिए मोहन कई सालों से कोशिश कर रहा था कि उसे यह जमीन मिल जाए, आखिर उसने उसे प्राप्त कर ही लिया। भाई अंधा क्या चाहे दो आंखें, अब वह बहुत खुश है। अंधों में काना राजा, अज्ञानी लोगों में अल्पज्ञानी ही महान ज्ञानी होता है। पूरा गांव तो निरक्षर है, सिर्फ रमेश ही कुछ पढ़ लिख सकता है, इसलिए वही अकड़ में रहता है। ठीक ही कहा है, अंधों में काना राजा। फिर है अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अक्सर निकल जाने पर पछताना व्यर्थ है। पहले तो परिश्रम नहीं किया, अब अनुत्तीर्ण होने पर रो रहे हो। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, ये तो आपने अपने बड़ों से भी सुना होगा। इसके बाद है अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। इसका मतलब होता है अकेला आदमी कोई बड़ा काम नहीं कर सकता। अब इसमें बताया है, अकेले मान सिंह ने आतंकवादियों को खत्म करना चाहा, पर उनके पास बहुत हथियार थे, मान सिंह घायल हो गया। सच ही कहा है, अकेला चला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता।
इसके बाद है अक्ल बड़ी की भैंस। शारीरिक बल की अपेक्षा बुद्धिबल श्रेष्ठ होता है। उसका मोटा ताजा शरीर देखकर सभी कहते थे कि परीक्षा में वह प्रथम आएगा, परंतु प्रथम आया दुबला पतला आयुष। किसी ने ठीक ही कहा है, अक्ल बड़ी या भैंस। अधजल गगरी छलकत जाए। थोड़ा ज्ञान रखने वाले ही अधिक घमंड करते हैं। वह 10वीं फेल है, लेकिन बड़ी बड़ी डींगे हाँक कर वह सब पर अपना रौब जमाना चाहता है। सच है, अधजल गगरी छलकत जाए। फिर है आगे कुआं पीछे खाई। चारों तरफ मुसीबत का होना इसका मतलब होता है इस लोकोक्ति का। इसका वाक्य में प्रयोग कैसे होगा? कुछ समझ में नहीं आता, क्या करें? दिल का ऑपरेशन करवाएं या मौत का डर है, नहीं करवाते तो चलना फिरना मुश्किल। आगे कुआं और पीछे खाई। इसके बाद है आप भला तो जग भला। अच्छे को सभी अच्छे लगते हैं। आप सज्जन हैं, इसलिए बुरे व्यक्ति को भी अपने जैसा समझते हैं। सच ही कहा गया है, आप भला तो जग भला। फिर है आम के आम गुठलियों के दाम। यानी मैं 8वीं कक्षा की व्याकरण की पुस्तक पढ़ने के बाद आए दामों में बेच दी। इसे कहते हैं आम के आम और गुठली के दाम। आसमान से गिरा खजूर पर अटका। यानी एक मुसीबत से छुटकारा पाया तो दूसरी आ गई। अभी अभी तो उसने बड़ी मुश्किल से कुछ करना शुरू किया था, दुकान जरा जमी ही थी कि उसमें आग लग गई। इसे कहते हैं आसमान से गिरा और खजूर पर अटका। इसके बाद है एक करेला दूजे नीम चढ़ा। यानी एक दोष होने के बाद अतिरिक्त दूसरा भी आ मिलना। रमेश पहले सिगरेट पीता था, अब शराब भी पीने लगा है। इसे कहते हैं एक करेला दूजे नीम चढ़ा। ऊंची दुकान फीके पकवान, दिखावा अधिक वास्तविकता कम। हमने तो दर्जी मिट्ठू लाल का नाम बहुत सुना था, सब उससे कमीज सिलवाई तो पछता रहे हैं। सच ही है, ऊंची दुकान फीका पकवान। इसके बाद है काला अक्षर भैंस बराबर, यानी बिल्कुल अनपढ़। रमेश की दादी जी कभी स्कूल नहीं गई, उनके लिए काला अक्षर भैंस बराबर है। आगे लिखा है कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, दो असमान व्यक्तियों की तुलना करना इस लोकोक्ति में। जैसे कहाँ तुम्हारा मित्र राकेश और कहाँ वह बदमाश धनपत, दोनों की तुलना कर रहे हो, इनका क्या मुकाबला। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। फिर है खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। संगत का प्रभाव अवश्य पड़ता है। कॉलेज में जाते ही मेरे छोटे भाई के चाल चलन में परिवर्तन आ गया। सच ही है, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। इसके बाद है चोर की दाढ़ी में तिनका। यानी अपराधी व्यक्ति हमेशा सशंकित रहता है। जैसे ही लेखिका महादेवी वर्मा को पता चला कि गौरा का गुड़ में डालकर सुई खिलाई गई है तो नौकर भाग गया। सच ही कहा गया है, चोर की दाढ़ी में तिनका। इसके बाद है खोदा पहाड़ निकली चूहिया। बहुत प्रसन्नता के बाद बहुत कम लाभ, प्रयत्न के बाद बहुत कम लाभ, सॉरी। जैसे उसने लाखों रुपए लगाकर व्यापार शुरू किया पर केवल 500 रुपए मासिक का मुनाफा हुआ। इसे कहते हैं खोदा पहाड़ और निकली चूहिया। आगे है कंगाली में आटा गीला। यानी मुसीबत में और मुसीबत आ रही है। बड़ी मुश्किल से स्कूटर के लिए रुपया इकट्ठा किया था, रात में वह चोरी हो गया। इसे कहते हैं कंगाली में आटा गीला। आगे है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अपराधी निर्दोष को दोष दे रहा है। वाह वाह, चोरी स्वयं की और दोष लगा रहे हो मुझ पर। इसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। कोयले की दलाली में मुँह काला। यानी दुष्टों की संगति में कलंक अवश्य लगता है। मोहन शराब नहीं पीता, पर शराबी राजू के साथ रहने के कारण वह भी शराबी समझा जाने लगा। किसी ने ठीक ही कहा है कि कोयले की दलाली में मुँह काला। आगे है धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का, कहीं का भी न रहना। राजेश ने दूसरी नौकरी के लालच में पहली नौकरी छोड़ दी, पर उसे दूसरी नौकरी भी नहीं मिली और पहली से हाथ धोना पड़ा। इसे कहते हैं धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। फिर है डूबते को तिनके का सहारा। यानी मुसीबत में थोड़ी सहायता भी बहुत होती है। बूढ़े नौकर के पास एक पैसा नहीं था, सेठ ने 200 ही रुपए दिए। डूबते को तिनके का सहारा। फिर है मुंह में राम बगल में छुरी। यानी ऊपर से मित्रता और अंदर से कपट। अनमोल तुम्हारा सच्चा मित्र नहीं है, उसकी मित्रता तो एक दिखावा है। वह मुंह में राम और बगल में छुरी रखता है। फिर है घर का भेदी लंका ढाए। यानी आपस की फूट से घर तबाह हो जाता है। हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। याद रखिए, घर का भेदी लंका ढाए। आगे लिखा है जाको राखे साईया, मार सके ना कोई। यानी जिसका भगवान रक्षक है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बच्चा तीसरी मंजिल से गिरा, उसे खरोच तक नहीं आई। सच ही है, जाको राखे साईया, मार सके ना कोई। जिसकी लाठी उसकी भैंस। यानी बलवान की ही विजय होती है। शिवम मंत्री जी का बेटा है, उसके पास धन भी है और सिफारिश भी, वह कुछ भी कर सकता है। सची है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। फिर है न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। किसी कार्य के कारण को ही समाप्त कर देना, तो फिर कार्य कैसे होगा? वही वाली बात है। दहेज देने की मुसीबत से बचने के लिए गीता ने विवाह न करने का निश्चय किया। उसने सोचा न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी।
इसके बाद है नौ नगद न तेरा उधार, अधिक मूल्य पर उधार बेचने से कम मूल्य का नकद बेच देना अच्छा। दुकानदार कम दामों में भी नकद बेचना पसंद करते हैं क्योंकि वे जानते हैं नौ नकद न तेरा उधार। हींग लगे न फिटकरी रंग चोखा, बिना पैसे लगाए लाभ प्राप्त करना। करण को उसकी मेहनत और लगन का पुरस्कार दिया गया और साथ में 10 रुपए मुझे भी मिल गए। मेरे लिए तो हींग लगे न फिटकरी रंग आए चोखा वाली बात हो गई। इसके बाद है लातों के भूत बातों से नहीं मानते, दुष्ट व्यक्ति प्यार से नहीं मानते। इसका अर्थ इस प्रकार से प्रकट होता है इस वाक्य में कि बहुत कहने पर भी अपराधी ने अपराध स्वीकार नहीं किया। जब पुलिस ने उसकी पिटाई शुरू कर दी तो उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। सच ही कहा गया है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। फिर है रस्सी जल गई ऐठन न गई, सब कुछ नष्ट होने पर भी झूठी शान दिखाना। यानी लाला जी कर्ज में डूबे पड़े हैं परंतु उनकी अकड़ तो देखो, रस्सी जल गई ऐठन न गई। इस तरह से अगली लोकोक्ति है, होनहार बिरवान के होत चिकने पात, यानी प्रतिभाशाली व्यक्तियों के शुभ लक्षण बचपन में ही प्रकट होने लगते हैं। यानी सचिन का बेटा कक्षा में हमेशा प्रथम आता है। हाँ भाई, होनहार बिरवान के होत चिकने पात, यानी प्रतिभाशाली व्यक्तियों के शुभ लक्षण बचपन में ही प्रकट होने लगते हैं। इसके बाद लिखा है, न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी, किसी काम को करने के लिए असंभव शर्त रख देना। आयुष ने अपने मित्र मोहित से कहा कि अगर हम 50 लाख रुपए का प्रबंध कर सकें तो अपना कारखाना लगा सकते हैं। मोहित ने उत्तर दिया, बस ठीक है, न 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी। चिराग तले अंधेरा, अपनी बुराई न दिखाई देना। दिल्ली कहने को भारत की राजधानी है पर अराजकता सबसे अधिक यहीं पर है, इसे कहते हैं चिराग तले अंधेरा। फिर है हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, बोलना कुछ करना कुछ। तुम रंजन की बातों पर भरोसा मत कर लेना, वह पूरा धूर्त है। उसके ऊपर तो यह कहावत चरितार्थ होती है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। इसके बाद में कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए, इस अध्याय से संबंधित है। स्मरणीय तथ्य हैं जैसे क्या कि मुहावरों का प्रयोग भाषा को रोचक और प्रभावशाली बनाने के लिए ही किया जाता है। मुहावरे पूरे वाक्य नहीं होते बल्कि वाक्यों का अंश होते हैं, वाक्यांश होते हैं। ये वाक्यांश अपने साधारण अर्थ को छोड़कर किसी विशिष्ट अर्थ को प्रकट करते हैं और लोकोक्ति ऐसा वाक्य या उपवाक्य होता है जिसका शाब्दिक अर्थ नहीं लिया जाता वरन लाक्षणिक अर्थ लिया जाता है। जैसे नाच न जाने आंगन टेढ़ा, इसका भावार्थ है कार्य करना तो आता नहीं और दोष अपने साधनों को देता है। लोकोक्तियों का प्रयोग वाक्यों में सौंदर्य पैदा करने के लिए किया जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो ज़रूर समझ में आया होगा और बहुत अच्छे से आपने इस वीडियो में लोकोक्ति और मुहावरों का अर्थ समझा होगा। अपने विचार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर हमारे सामने प्रकट कीजिएगा और इस वीडियो की लिंक को ज़रूर साझा कीजिएगा, यानी शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों, मित्रों, साथियों, सहपाठियों, परिजनों के साथ में, ताकि वे लोग भी देख पाएँ इस वीडियो को और समझ पाएँ इस जानकारी को। बाकी मेरी फिर आपसे जल्दी मुलाकात होगी अगली नई जानकारी के साथ, नए वीडियो में, और तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।